कर्नाटक में कमीशन खोरी और बदउनवानी के इल्जामात का सामना कर रही बूमई हुकूमत को बालेबूसर मठ के दिंगलेश्वर स्वामी जी से एक बड़ा झटका लगा है। लिंगायत तबके से मारूफ दिंगलेश्वर स्वामी ने इल्जाम लगाया है कि कर्नाटक में फैली हुई बदउनवानी से मठ यकसा तौर पर मुतासिर है, क्योंकि उन्हें भी मंजूरशुदा ग्रांट जारी करने के लिए 30% कमीशन अदा करना पड़ता है। एक रैली से खिताब करते हुए स्वामी जी ने यह इल्जाम लगाया है। स्वामी जी के मुताबिक बहुत से ठेकेदारों ने अपना काम रोक दिया है, सिर्फ बातें हो रही है लेकिन कोई तरक्की नहीं हो रही है। बहुत से एमएलए काम शुरू करने से पहले रेट तय करते हैं। कमीशन खोरी के इल्जाम में हालिया दिनों में बूमई काबिदा में शामिल केएस येशुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में स्वामी जी के इल्जामात से अपोजिशन कांग्रेस को एक नया हौसला मिला है। अपोजिशन लीडर सदारमैया ने स्वामी जी के इल्जामात पर हुकूमत को निशाना बनाया, तो वहीं वजीर आला बिस्वराज बूमई का कहना है कि अगर स्वामी जी इन इल्जामात की तफसील फराहम करे तो हुकूमत इसकी गहराई से जांच करेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, अब स्वामी जी ने एक बड़ा इल्जाम आयद किया है, क्या कुछ है तफसील? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जो है संगीन इल्जामात सुनने में आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि 40% कमीशन का सबसे पहले इल्जाम संतोष पाटिल जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने लगाया था। और उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो है बाकायदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा था कि रियासत कर्नाटक में तरक्याती कामों के लिए जो बिल होते हैं उन बिल को अदा करने के लिए 40% कमीशन का मुतालिबा किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में जो है संतोष पाटिल की खुदकुशी हुई और उनकी खुदकुशी के बाद जो है रियासती वजीर बराए दीही तरक्यात ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। और ये पूरा मामला आगे बढ़ ही रहा था कि अब स्वामी जी भी जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक स्वामी जी ने ये इल्जाम आयद किया कि इनसे भी जो है 30% कमीशन मांगी गई है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि रिश्वतखोरी का बाजार एक तरह से रियासत कर्नाटक में गर्म है। बिल्कुल। अब दूसरी जानिब बूमई हुकूमत ने इस बात की भी जांच करी है कि अगर इनके इल्जामात सही साबित होते हैं तो गहरे तौर पर इस मामले की जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, हुकूमत ने, वजीर आला ने भी ये बात कही है कि इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी। और संतोष पाटिल नामी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी खुदकुशी के मामले में भी जो है जांच का सिलसिला जारी है। ये जो इल्जामात हैं वो हर जगह से जो है इस तरह के इल्जामात सुनने में आ रहे हैं। यानी कि छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एमएलए हों, एमपीज हों या जो भी हो, उनके फंड से जो काम होते हैं उन फंड्स में उनके बिल अदा करने के लिए इस तरह की कमीशन का मांगी जा रही है, जिसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त परेशान हैं। बिल्कुल रऊफ, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इल्जामात सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं। इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1247 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,860 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में एक मौत भी दर्ज की गई है। दिल्ली में भी कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के 501 नए मामलों की तस्दीक हुई है। दिल्ली में कोविड मुस्बत की शरह बढ़कर 7.72% हो गई है। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंजमाम का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई है। सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ ही दिल्ली की तीनों कॉरपोरेशनों के इंजमाम का बिल कानून बन गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंजमाम के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों तरमीमी एक्ट 2022 को मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजारत कानून की सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में एक गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लाउडस्पीकर पर सियासी तूफान उठाने वाली एमएनसी की एक अहम मीटिंग है। पार्टी सरबराह राज ठाकरे की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग होगी। इस मीटिंग में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आइंदा की हिकमत अमली वज़ह की जाएगी। इसके साथ साथ एक
मई को होने वाली इजलास के हवाले से खाका भी तैयार किया जाएगा। ख्याल रहे कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र हुकूमत को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। उधर भीम आर्मी राज ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी है। भीम आर्मी ने इंतजामिया से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भीम आर्मी के कौमी सेक्रेटरी अशोक कांबले ने महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ और इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इलेक्शन कमीशन से एमएनएस की मुस्लिमा हैसियत खत्म करने का मुतालबा खत में किया गया है। वहीं डीजी से राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और रमजान के दौरान राज ठाकरे की सरगर्मियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना चाहते, उसका पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ है। उसके साथ बीजेपी है और इन दोनों पार्टियों ने ठाम लिया है कि हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना ही है। लेकिन हम महाराष्ट्र के डीजी साहब को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को हमने निवेदन दिया हुआ है 5 तारीख को कि राज ठाकरे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर सभा हो रही है उस सभाओं के ऊपर बंदी लाया जाए और राज ठाकरे को इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से तड़ीपार करना चाहिए, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, संविधान के विरोध में काम करने वाले आदमी है। और उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बहुत बार ऐसा उनके माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं डीजी साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा कि जल्द से जल्द राज ठाकरे जी को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सभाओं पर बंदी लाया जाए और इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से उनको तडीपार किया जाए। यही भीम आर्मी की मांग है। जय भीम जय भारत। आज तरी काही तसा इनपुट माझ्याजवळ नाही आहे। आता ज्या वेळेला आज सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक आहे, डीजींनी बोलवलेली आहे राज्यातल्या सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची, तर त्याच्यानंतर मी उद्या मुंबईला गेल्याच्या नंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलेन, नंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन, आम्ही सगळ्यांशी बोलू, मग IB शी बोलू, रॉशी बोलू, सगळ्या लोकांशी बोलू आणि नक्की त्याच्या संदर्भामध्ये काय परिस्थिती आहे आणि ती परिस्थिती कशी हाताळायची याच्याबाबतचा निर्णय करू। सर, आपने कहा है कि डीजी और मुंबई कमिश्नर ये मिलकर एक धोरण तय करेंगे, ये धोरण पूरे स्टेट को लागू रहेगा, तो इसके लिए क्या ये डायरेक्ट वो लोग करेंगे, आप लोग कैबिनेट में भी इसको डिस्कस करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव इशू है। नहीं, इसमें कैबिनेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो फील्ड लेवल की जो इनपुट रहती है वो इनपुट ले लेंगे, शासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने वो रखेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट निर्णय लेगी। हमारे साथ बराह रास्त मुंबई से हमारे नामानिगार वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब राज ठाकरे की सरगर्मियों पर रोक लगाने का मांग की गई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में एक काफ़ी तनावपूर्ण माहौल दिखाई देख रहा है। पिछले 2 त्यौहार जिस तरह से गए, रामनवमी और हनुमान जयंती, इस दौरान मनसे की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, साथ ही बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, एक पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे नज़र आ रही है। खास करके मनसे ने जिस तरह से लाउड स्पीकर का जो मुद्दा उठाया है और उससे बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अवैध तरीके से यहाँ पे पोल्यूशंस बढ़ाए जा रहे हैं, स्पीकर की परमिशंस नहीं है, इसके बावजूद भी स्पीकर बजाया जा रहा है, जो साउंड है उससे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। तो इसे लेकर काफ़ी दिनों से सियासत शुरू है और जिस तरह से लगातार राज ठाकरे इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि 3 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं, इसके बाद वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे या फिर 5 तारीख को अयोध्या जाएंगे, तो जो अपनी भूमिका हिंदुत्व वाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर सियासत ज़रूर शुरू है। जहाँ तक बात करें तो अभी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, खास करके उन इलाकों के जहाँ जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, यानी कि जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मनसे सहभागी होती है तो किस तरह का परिणाम हो सकता है, इस पर भी वो विचार विमर्श। वसीम अंसारी, एक अहम बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से डीजी को एक खत लिखकर मुस्लिमा हैसियत को खत्म करने का मुतालबा किया गया है, तो क्या कुछ इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इसकी आगे की कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, जिस तरह से भीम आर्मी ने एक लेटर लिखा है, 2 लेटर लिखे हैं। एक तो चुनाव आयोग को, उस दौरान उन्होंने इस पूरी पार्टी को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही डीजी को भी उन्होंने लेटर लिखा है, जिसमें साफ तौर पे कानून व्यवस्था को ख़राब करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मांग को अब गृह मंत्रालय कितनी सीरियस लेता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से राज ठाकरे के बयान शुरू है, उसे लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे वक्त में किसी भी तरह का माहौल ना खराब हो, ये बड़ा कदम होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए। यही वजह है कि आज जो बैठक चल रही है डीजी की, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई के सीपी मौजूद है, दूसरे जिले के जितने भी सीपी है वो सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद है। कई ऐसी जगहें भी हैं मुंबई में जहाँ पे मस्जिदों को लेकर फैसले भी किए गए, खास करके साउंड को लेकर। जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिन पहले लोग परमिशन मांगने गए थे, तो जो कानून की एक हद होती है, जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 75 डेसिबल होना चाहिए, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल होना चाहिए। एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन पे भी लोग बाकायदा अपने अजान या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, उसी पर अजान देंगे। इस तरह की बातें चली। अब देखने वाली बात होगी जब ये सारे आउटपुट्स मिलती हैं तो गृह मंत्रालय किस तरह की गाइडलाइन तैयार करता है और उस गाइडलाइन को किस तरह से लोग पालन करते हैं। लेकिन ये लगभग तय है कि अब किसी भी मस्जिद हो या मंदिर हो या दूसरे धार्मिक स्थल हो, किसी भी तरह के लाउडस्पीकर लेना होगा तो सबसे पहले पुलिस की परमिशन लेनी इजाजत लेनी पड़ेगी। कानून सामने आ सकते हैं, गाइडलाइन सामने आ सकती है। जी बिल्कुल वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जब उनसे पूछा गया कि शरपसंद महाराष्ट्र में रमजान के बाद बड़े पैमाने पर फसादात बर्पा करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो वालसे पाटिल ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस बारे में कोई भी इनपुट नहीं मिला है, ताहम वो इस बारे में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से बातचीत करेंगे। बैठक आहे डीजीनी जहांगीरपुरी तशद्दुद में जहां गिरफ्तारियां जारी हैं और वहां के हालात अभी भी कशीदा लेकिन काबू में हैं। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती पर निकाला गया तीसरा जुलूस बिना इजाजत निकाला गया था। इस जुलूस के साथ ही लोग भगवा झंडे उठाए हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे थे और बुलंद आवाज से मजहबी नारे लगा रहे थे। जिस वक्त नारे लगा रहे थे उस वक्त मस्जिद में अजान हो रही थी और ये सूरत हाल दो ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद की वजह बनी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तशद्दुद मामले में दोनों तबकों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद झड़पों में मुलविस अफराद के तबके मसलक या मजहब की बुनियाद पर बख्शा नहीं जाएगा। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद मामले में पुलिस ने बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। बजरंग दल और वीएचपी पर बगैर इजाजत के शोभा यात्रा निकालने का इल्जाम लगा है। इस मामले में पुलिस ने वीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। वीएचपी ने पुलिस के इस इकदाम की सख्त मुखालफत की है। हमें दिल्ली पुलिस पर गर्व है। उनके जाबाज जवानों ने हमारे अनेक कार्यकर्ताओं की जहांगीरपुरी में जब हिंदुओं पर नरसंहार करने की कोशिश इस्लामी जिहादियों ने मस्जिद के बाहर से की थी, तब उन्होंने बचाव किया था और उस गोलाबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ। लेकिन कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से घरों में घुस करके हथौड़ों से, तलवार से, चाकू से, गोलियों से, बाजार में, पार्कों में इन इस्लामिक जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से भी की हैं। लेकिन किसी केस का कोई कंक्रीट रिजल्ट निकला हो या इन अपराधियों के मन में किसी तरह का दिल्ली पुलिस के प्रति कोई डर बैठा हो, ऐसा देखने में नहीं आया। संभवतः इसी का परिणाम ये जहांगीरपुर वाली घटना है। हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसाया गया तो।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रामनवमी, हनुमान जयंती और लाउडस्पीकर में अजान को लेकर हुए तशद्दुद को शिवसेना ने मरकज की बीजेपी हुकूमत की सियासी साजिश करार दिया है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत के मुताबिक दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को और मुंबई में बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी फिरकावाराना कशीदगी पैदा कर रही है। देश के और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर्स का मामला उठाया आप लोगों ने। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका और यूक्रेन से भी नीचे जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बाराबंकी में सफारी गाड़ी से लाश बरामद की गई है। प्लास्टिक में लिपटी मिली लाश बरामद की गई है। गाड़ी पर लगे हैं बीजेपी के झंडे। लाश की शिनाख्त जगत पाल के तौर पर की गई है। यह खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताई जा रही है, जहां पर सफारी गाड़ी से एक लाश बरामद की गई है। प्लास्टिक में इस लाश को लिपटा गया था। गाड़ी पर भगवा झंडे यानी बीजेपी के झंडे लगाए गए थे और लाश की शिनाख्त जगत पाल के तौर पर हुई है। यह खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताई जा रही है, जहां पर एक सफारी गाड़ी से लाश बरामद की गई है। बाराबंकी से यह खबर, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से यह खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर एक सफारी गाड़ी से एक लाश बरामद की गई है। प्लास्टिक से इस लाश को लपेटा गया था। सफारी गाड़ी से यह लाश बरामद की, बीजेपी के झंडे लगाए गए थे और लाश की शिनाख्त जगत पाल के तौर पर हुई है। मुल्क में कशीदा माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में बगैर इजाजत किसी भी जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी जुलूस को बरामद करने से पहले मुंतजमीन को इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। इसके साथ मुंतजमीन को जुलूस के दौरान अमन और हम आहंगी बरकरार रखने के हवाले से हल्फनामा भी लेना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। अगर कोई कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। यह हुक्म जारी करते हुए वजीर आला के अफसरान को यह हिदायत दी गई है कि मजहबी जुलूस की इजाजत सिर्फ उन तकरीबात के लिए दी जाएगी जो रिवायती है। अब गैर जरूरी तौर पर नई जुलूस की इजाजत न दी जाए। इस ऑर्डर की कॉपी सीएम ऑफिस की जानिब से ट्विटर पर भी जारी कर दी गई है। वहीं ईद और अक्षय तृतीया समेत आने वाले त्योहारों से कबल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक हिदायत जारी करते हुए कहा कि मजहबी प्रोग्रामों में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आवाज को अहाते से बाहर नहीं सुनाई देना चाहिए और दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करने की आजादी है।
योगी काबीना की आज दूसरी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर बातचीत होगी। काबीना की मीटिंग में उत्तर प्रदेश में तरक्कियाती कामों से जुड़े कई अहम तजावीज पर गौर व फिक्र किया जाएगा। इस मीटिंग में 15 तजावीज लाई जाएंगी, जिनमें मथुरा प्रयागराज में हेलीपोर्ट की तामीर, महकमे सियाहत से मुतालिक तजावीज और नई पुलिस कमिश्नरेट पर भी गौर किया जा सकता है। योगी काबीना में संकल्प में किए गए ऐलानात के नुकात पर भी बातचीत होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।